गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यू चैप्टर को स्टार्ट किया था, नेचुरल रिसोर्सेज के चैप्टर को, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है हम लोगों ने चैप्टर का कंप्लीट किया था। आज नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक विल बी एयर। ठीक है, एयर, ऑल ऑफ अस नो व्हाट इज एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। ठीक है, तो एयर जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? बिकॉज विदाउट एयर वी वुडेंट बी एबल टू सर्वाइव। ठीक है, अब एयर जो होता है दैट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, बेसिकली एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर जो है दैट कंसिस्ट ऑफ द एयर इटसेल्फ। तो वी कैन से दैट एटमॉस्फेयर इज अ लेयर दैट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड द अर्थ विच कंटेन्स द एयर। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के सरफेस से ले करके अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाएं, स्पेस की तरफ मूव करें, तो अर्थ के सरफेस से लेके स्पेस की तरफ मूव करने पर, ठीक है, अर्थ के सरफेस से 500 किलोमीटर्स ऊपर तक जो है एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है। अर्थ के सरफेस से लेकर के 500 किलोमीटर्स ऊपर की तरफ, स्पेस की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो उस स्पेस के बीच में, मतलब 0 से 500 किलोमीटर का जो स्पेस होगा अर्थ के चारों तरफ, दैट कंस्टिट्यूट्स द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर जो है इसमें भी डिफरेंट लेयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए जाएं तो एटमॉस्फेयर के बेसिकली 4 लेयर्स होते हैं। ठीक है, पहला लेयर है ट्रोपोस्फियर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर होता है मीसोस्फियर एंड फाइनली होता है थर्मोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर जो है ये वो लेयर होता है एटमॉस्फेयर का जो अर्थ के सरफेस से सबसे क्लोजेस्ट होता है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर जो है ये बेसिकली अर्थ के सरफेस से एक्सटेंड होता है और ऊपर जाता है 8 to 16 किलोमीटर्स के डिस्टेंस तक जो है एक्सटेंड होता है। ठीक है, तो ये जो ट्रोपोस्फियर का लेयर है इसके अंदर एयर का मूवमेंट होना, वाटर वेपर्स का बनना, क्लाउड का फॉर्मेशन होना, बारिश होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ होती हैं? ट्रोपोस्फियर के अंदर होती हैं। ठीक है, फिर ट्रोपोस्फियर से अगर हम लोग और ऊपर की तरफ जाएं तो नेक्स्ट लेयर स्टार्ट होता है। ये लेयर जो है ऑलमोस्ट ट्रोपोस्फियर के ऊपर की तरफ 30 to 50 किलोमीटर्स तक और एक्सटेंड होता है। ठीक है, ये जो लेयर होता है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के बाद मीसोस्फियर, मीसोस्फियर के बाद होता है थर्मोस्फियर। ठीक है, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वेदर को लेकर के या क्लाइमेट को लेकर के, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है मोस्टली आपकी ट्रोपोस्फियर में और स्ट्रेटोस्फियर में ही होती हैं। मीसोस्फियर और आयोनोस्फियर जो है वो बहुत ऊपर की तरफ होते हैं, उनकी हाइट बहुत ऊपर होती है, इसलिए वहाँ पर वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड कोई भी जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं होती है। क्लाइमेट एंड वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ दे आर लिमिटेड टू द ट्रोपोस्फियर एंड द स्ट्रेटोस्फियर ओनली। ठीक है, अब अगर हम लोग ये बात करें कि एयर जो है हम लोगों ने बात की इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने कहा है उसके बगैर हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। तो एयर में ऐसा क्या है कि हम लोग उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे? तो उसके लिए एयर का कंपोजिशन देखते हैं। एयर के अंदर बेसिकली मैंने जो बोला था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस का मिक्सचर होता है। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे मेजर कंस्टिट्यूएंट जो एयर का होता है दैट इज द नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है एयर में? 78.08%। ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 20.94, इसको 21% अप्रॉक्स मान के चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है कितना कंटेंट? 0.03%। सॉरी, आर्गन का होता है 0.93% एंड अदर गैसेस में बहुत सारी गैसेस होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नियॉन होता है, आर्गॉन होता है, क्रिप्टॉन हो सकता है, उसके अलावा हीलियम होता है, एक्जीनॉन होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे गैसेस होते हैं, उनका जो शेयर है वो बनता है 0.04%। तो कुल मिला के दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर। अब
एयर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन द एयर विच इज बीइंग यूज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स, विच इज बीइंग यूज्ड बाय द एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होती, एयर नहीं होती, तो वी वुडंट बी एबल टू सर्वाइव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब एक चीज़ ये मैं बोलूँगी कि भाई अभी तक हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के चारों लेयर्स के बारे में बात किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एटमॉस्फेयर भी एस्केप कर सकता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के सरफेस से 500 किलोमीटर्स के डिस्टेंस तक एक्सटेंड होता है, ठीक है। तो इतने ऊंचे डिस्टेंस तक जब एटमॉस्फेयर एक्सटेंड होता है उसके बाद तो सीधा स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो क्या हमारा एटमॉस्फेयर स्पेस के साथ मिक्स हो जाता है या हमारा एटमॉस्फेयर स्पेस में एस्केप हो जाता है? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, बिकॉज एटमॉस्फेयर जो है उसको हमारे अर्थ की ग्रेविटी जो है होल्ड करके रखती है, खींच के अपनी तरफ रखती है, होल्ड करके रखती है। इसलिए द एटमॉस्फेयर विल नॉट गेट एस्केप्ड इनटू द स्पेस, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग ये भी देख रहे हो कि एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आर्गन भी प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप के गैसेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही है? इनफैक्ट ऑक्सीजन भी कहाँ से आ रहा है? बेसिकली ये सारे गैसेस जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ का ही एक रिजल्ट होता है। मतलब हम लिविंग बीइंग्स जो हैं, हमारी जो कोई भी एक्टिविटीज़ है, हमारी एक्टिविटीज़ से बेसिकली ये गैसेस जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं और एटमॉस्फेयर का एक पार्ट बनते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल समझाते हूँ, जैसे कि ऑक्सीजन है, ठीक है। प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करने पर वो ऑक्सीजन जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो दैट वे ऑक्सीजन बिकम्स अ पार्ट ऑफ द व्हाट? एटमॉस्फेयर, ठीक है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड है, हम जितने ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, ठीक है, हम सब लोग जब ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीद आउट करने पर, ठीक है, ब्रीद आउट करने पर, सांस बाहर छोड़ने पर हम लोग क्या, कौन सी गैस एमिट करते हैं? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको रिलीज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ह्यूमन बींग्स, हम लोग डिफरेंट टाइप की चीज़ों को जलाते हैं, कंबस्शन करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में, घरों पर, बाहर कहीं पर भी, ठीक है। तो चीज़ों का कंबस्शन होने से, चीज़ों के जलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। सिमिलरली नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन बेसिकली क्या होता है कि डेड एंड डीकेइंग एनिमल्स के डीकम्पोजिशन के वजह से नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और वो एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाती है। तो इस तरीके से हमारे ही एक्शंस के वजह से बेसिकली ये सारे गैसेस प्रोड्यूस होते हैं और एटमॉस्फेयर का एक पार्ट बनते हैं, ठीक है, एयर का एक पार्ट बनते हैं। अब एटमॉस्फेयर का या एयर का फंक्शन क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ये सबसे पहला रोल होता है एटमॉस्फेयर का या एयर का। अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करने का काम भी एटमॉस्फेयर और एयर ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्लांट्स को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो प्लांट्स को भी नाइट्रोजन सप्लाई करने का काम कौन करता है? एयर ही करता है। ये कैसे करता है इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे चैप्टर के बाद में, ठीक है। इसके बाद एयर जो है वो सीड्स के डिस्पर्सल में हेल्प करता है, ठीक है, और बादलों को बनाने में, क्लाउड फॉर्मेशन में, प्रेसिपिटेशन में, कंडेंसेशन में हेल्प करता है एयर, ठीक है। क्लाइमेट को मेंटेन करने में, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे होगी, मतलब बारिश होगी या धूप पड़ेगी, ठंड पड़ेगी, जो भी चीज़ें हैं इन सबको भी काफ़ी हद तक एयर ही कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके अलावा एज अ मीडियम ऑफ लोकोमोशन एक्ट करता है। बर्ड्स जो है वो एयर में क्या करती हैं? एयर में फ्लाई करती हैं, ठीक है। तो बर्ड्स को एज अ मीडियम ऑफ लोकोमोशन उनके लिए एक्ट करता है एयर, ठीक है। उसके अलावा हमको कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, रेडियो के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू, टीवी के थ्रू, जो कोई भी कम्युनिकेशन होता है, फ़ोन के थ्रू आजकल जो कम्युनिकेशन होता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एयर ओनली, ठीक है। उसके अलावा हमको जो एयर है वो प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। कैसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है? जो कॉस्मिक रेज आती हैं स्पेस से, कई सारी डेंजरस रेज आती हैं, उन रेज से हमको प्रोटेक्ट करने का काम भी एयर करता है, ठीक है।
अब सबसे पहली बात यह है कि एयर का फंक्शन तो बता दिया, लेकिन फंक्शन में मैंने आप लोगों को दो चीज़ें मेंशन की है, उसके बारे में मैं स्पेसिफिकली बोलूँगी कि मैंने क्या कहा था कि एयर का सबसे बड़ा हाथ होता है क्लाइमेट को कंट्रोल करने में, ठीक है। उसके अलावा एयर जो है वो हमको कॉस्मिक रेज से, रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो वो कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जनरली अगर हम लोग क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें कि एयर किस तरीके से क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, उसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो बेसिकली एयर की बात अगर हम लोग करें तो एयर जो होती है वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती कभी भी, ठीक है। कहीं जो है एयर का डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, कहीं जो है एयर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बिकॉज एयर में डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हर जगह की एयर जो है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर नहीं होने की वजह से जो एयर की हीटिंग होती है वो भी डिसिमिलर होती है। फॉर एग्जांपल अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों को समझाऊं, अगर अभी जैसे ठंड के मौसम का ही एग्जांपल हम लोग ले लें, ठीक है। ठंड जो है अभी ऑल ओवर द कंट्री पड़ रही है, ठंड जो है अभी ऑल ओवर द कंट्री पड़ रही है, ठीक है। हमारे यहाँ ठंड का पैटर्न कैसा होता है, सुबह सुबह ठंड लगती है एकदम सुबह 7-8 बजे तक, उसके बाद धीरे धीरे गर्मी लगने लग जाती है हमको, एंड देन रात होते होते फिर ठंड लगती है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अपनी जगह को किसी हिल स्टेशन से कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो हिल स्टेशंस में कंपेयर करने पर अगर मैं कहूँ कि हिल स्टेशंस पे क्या होता है कि आपको दिन भर ही ठंड लग रही होती है, ठीक है। तो ऐसा किस लिए होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जो प्लेन्स का एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे पहाड़ नहीं होते, जो प्लेन्स का एरिया होता है वहाँ पर अर्थ के सरफेस के पास में एयर की डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग माउंटेन या हिली रीजन के बारे में बात करें तो हिली रीजन, क्योंकि हिली रीजन की हाइट जो है वो प्लेन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, तो जनरली क्या होता है जैसे 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 अर्थ के सरफेस पे आप एक हाइट पे चढ़ते जाओ, पहाड़ों पे एक हाइट पे चढ़ते जाओ, तो वहाँ पे हवा जो होती है उसकी डेंसिटी कम होते जाती है, ठीक है। तो जहाँ पर हवा की डेंसिटी कम होती है वहाँ पे जनरली क्या होता है कि हवा की डेंसिटी कम होने की वजह से वहाँ पे जो धूप पड़ती है, क्योंकि हवा कम है तो धूप पड़ने पे क्या होता है कि हवा ज़्यादा गर्म नहीं हो पाती है, ठीक है। और हवा अगर ज़्यादा गर्म नहीं होगी तो टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज़ नहीं होगा। लेकिन प्लेन्स के केस में क्या होता है कि प्लेन्स पे क्योंकि हवा की डेंसिटी ज़्यादा होती है और धूप जब हवा के ऊपर पड़ती है तो हवा धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, गर्म होने लग जाती है, और हवा गर्म हो जाती है तो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे प्लेन्स में शाम होते जाती है धूप की इंटेंसिटी भी कम होती जाती है, हवा भी ठंडी हो जाती है और इवेंचुअली हमको ठंड लगने लग जाती है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल जो है ये हिली रीजन में और जो प्लेन्स का रीजन है दोनों में अप्लाई होता है। तो इसीलिए हिली रीजन में आपको हमेशा ठंड लग सकती है, लेकिन प्लेन्स में आपको दोपहर होते होते उतनी ठंड नहीं लगेगी, हल्की गर्मी जो है आपको फील होने लगती है, ठीक है। तो बेसिकली एयर की हीटिंग जो है वो इस चीज़ को डिसाइड करती है कि भाई किसी पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट जो है किस तरीके का होगा, ठीक है। तो एयर की हीटिंग ही जो है बेसिकली विंड का करंट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हवा चल रही है, हवा बह रही है, तो वो किस लिए होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि एयर की अनइवन हीटिंग होती है, ठीक है। अब जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब हवा गर्म हो जाती है तो गर्म हवा हल्की हो जाती है और एटमॉस्फेयर में और ऊपर उठने लगती है, ठीक है। हल्की हो जाती है हवा गर्म होने पर और एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ उठने लगती है, ठीक है। तो जब हल्की हो जाने से हवा ऊपर उठ जाएगी, तो एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ऐसे इस तरीके से समझ में नहीं आएगा। अभी दिवाली आने वाली है, ठीक है। दिवाली पर हम लोग सब लोग जो है पैराशूट उड़ाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग उड़ाते हैं पैराशूट, ठीक है। तो उसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि पेपर का एक बैग होता है और उसके नीचे हम लोग एक कैंडल जलाते हैं। कैंडल जला करके हम लोग उसको फिर जब वो पेपर बैग के अंदर हवा भर जाती है तो फिर उसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो वो पैराशूट जो है, वो लैंटर्न जो है वो हवा में उड़ने लगता है, ठीक है। अब एक चीज़ आप खुद सोचो
कि दो आप लोग लैंटर्न्स या दो पैराशूट्स लेकर के आओ, एक में आपने कैंडल जलाई है और दूसरे में आपने कैंडल नहीं जलाई है, उसको फूंक फूंक करके उसके अंदर हवा भरी है आपने, ठीक है, उसको फूंका है, सिर्फ फूंक करके उसके अंदर हवा भरी है और उसको आप उड़ाने की कोशिश करोगे, तो कौन सा पैराशूट ऊपर उड़ेगा? जिसके नीचे कैंडल जल रहा है वो उड़ेगा या जिसके नीचे नहीं जल रहा है वो उड़ेगा? आंसर आपके पास है कि जिसके नीचे कैंडल जल रहा है वही पैराशूट जो है हवा में उड़ेगा। ऐसा किस लिए होता है कि जब हम लोग कैंडल जलाते हैं तो कैंडल के आसपास जितनी हवा होती है, ठीक है, आग की वजह से वो हवा गर्म होने लगती है, ठीक है। अब ये गर्म हवा जब पैराशूट के अंदर, लैंटर्न के अंदर भरती है तो गर्म हवा का नेचर कैसा होता है? गर्म हवा हल्की होती है, इसीलिए वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। तो जैसे जैसे गर्म हवा लैंटर्न के अंदर भरते जाती है वैसे वैसे क्या होता है, लैंटर्न ऊपर उठता है और जितने देर कैंडल जलेगा उतने देर जो है गर्म हवा लैंटर्न के अंदर जलते रहेगी, जाती जाएगी और उतने देर पैराशूट या आपका लैंटर्न जो है वो उड़ते रहेगा। जैसे ही कैंडल बुझ जाएगा, हवा ठंडी हो जाएगी, तो जो लैंटर्न है वो भी आकर के नीचे गिर जाएगा। सेम प्रिंसिपल बलून पर भी अप्लाई होता है। जब हम लोग अपने मुंह से बलून के अंदर हवा भरते हैं तो हमारे मुंह से जो हवा निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है, वो गर्म हो जाती है, ठीक है। अब वो हवा जब बलून के अंदर फिल होती है तो गर्म होने की वजह से वो ऊपर उठ जाती है और हवा में क्या होने लगती है, फ्लोट होने लगती है, ठीक है। तो गर्म हवा का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि हवा गर्म होगी तो लाइट हो जाएगी, लाइट होकर के एटमॉस्फेयर में ऊपर क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मान के चलती हूँ मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ की हवा अगर गर्म होकर के डिस्प्लेस हो गई और एटमॉस्फेयर में ऊपर उड़ गई तो मेरे आसपास की हवा तो गायब हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे आसपास अगर हवा गायब हो गई तो यहाँ पे लो प्रेशर का रीजन जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। हमको सबको पता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे आसपास अगर गर्म हवा हो गई, वो डिस्प्लेस होकर एटमॉस्फेयर में ऊपर चढ़ जाएगी, मेरे आसपास लो प्रेशर का एरिया जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर का या इनफैक्ट कोई भी सिस्टम है उसका प्रिंसिपल ये है कि जहाँ कहीं भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम है या जहाँ कहीं भी प्रेशर कम है तो उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाए। तो अगर मेरे आसपास लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है तो इस लो प्रेशर के एरिया को नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए किसी दूसरे जगह से जो ठंडी हवा है वो चल करके मेरे पास तक आएगी, ठीक है। तो जब हवा का मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह पर होता है उसी को हम लोग कहते हैं विंड या उसी को हम लोग कहते हैं ब्रीज, ठीक है। तो ये विंड या ब्रीज का क्रिएट होना ये किस वजह से होता है? बेसिकली टेम्परेचर में डिफरेंस के वजह से होता है। जब टेम्परेचर का इफेक्ट एयर पे पड़ता है, एयर डिस्प्लेस होती है, तो दूसरे जगह से ठंडी हवा जो है लो प्रेशर के एरिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए आती है और इस वजह से एयर का मूवमेंट जो है एक जगह से दूसरे जगह होता है, जिसको हम लोग या तो विंड कहते हैं या फिर ब्रीज कहते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी कोई भी पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे हवा ज़्यादा गर्म हो रही है तो वहाँ पे आप लोग देखना कि थोड़े समय के बाद में धीरे धीरे ठंडी हवा चल करके बह करके आनी स्टार्ट होती है और उस जगह के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो एटमॉस्फेयर है या जो एयर है वो टेम्परेचर को या क्लाइमेट को मेंटेन करके या क्लाइमेट को चेंज करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि एयर का मूवमेंट्स कैसे होता है, बादल कैसे बनते हैं, बारिश किस तरीके से होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।